हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। ओवरऑल हमने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। इनब्रीडिंग में जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट रहेगा वो सेम ब्रीड और क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में होता है। इनब्रीडिंग करवाई जाती है प्योर लाइन्स मेंटेन करने के लिए। वहीं आउटब्रीडिंग में हमने 3 तरह से पढ़ा था: आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड एंड इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग में सेम ब्रीड में भी ब्रीडिंग हो सकती है और डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट स्पीसीज में भी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना जब मैं कहूँ सेम ब्रीड। इन ब्रीडिंग में मोर अप्रोप्रिएटली क्या करवाया जाता है कि वो जो ब्रीडिंग होगी सेम ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में होंगी, ठीक। लेकिन आउट ब्रीडिंग में जो होगा, जिसको हम आउट क्रॉसिंग भी कहेंगे, ठीक है, आउट क्रॉसिंग में जो होगा उसमें सेम ब्रीड तो होगी लेकिन जो इंडिविजुअल्स होंगे वो पिछली 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी तरीके से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स में जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो हम उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अब वो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट ब्रीड या डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। एक ब्रीड क्या होता है यह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज द फिगर 9.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, जहाँ पे बताया गया है विच आर द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल एंड चिकन। तो ए पे जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है उसका नाम है जर्सी और बी पे चिकन का जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है उसका नाम है लेगहॉर्न। अब आप जानते हैं कि एक इम्प्रूव ब्रीड हमको कैसे मिलता है ना, किस तरह से हम एक अच्छी वैरायटी, अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। जो भी एक इम्प्रूव ब्रीड होगी, जैसे अगर हम कहते हैं कि कैटल का इम्प्रूव ब्रीड है तो उसमें जो बुल होना चाहिए वो अच्छा खासा काम करने वाला होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए दूसरे बुल के कंपैरिजन में, और उसकी प्रोजेनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी होनी चाहिए। अगर काऊ की हम बात करते हैं तो अच्छा दूध देने वाली गाय को अच्छी क्वालिटी की माना जाएगा। चिकन में हमने ब्रॉयलर्स पढ़े थे एंड लेयर्स पढ़े थे। तो मीट के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं चिकन की वो ब्रॉयलर्स हैं, और जिसका एग प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिन चिकन को हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो एग प्रोडक्शन ज़्यादा करे, तो एग्जैक्टली चिकन ना होके वो क्या होते हैं, मोर अप्रोप्रिएटली लेयर्स कहलाते हैं। तो ब्रॉयलर्स फॉर मीट प्रोडक्शन, लेयर्स फॉर एग प्रोडक्शन। तो ये होंगे हमारी हाई यील्डिंग वैराइटीज, और ये इम्प्रूव्ड हमारे पास है जर्सी एंड लेगहॉर्न। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाते हैं। क्या मतलब है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से? ब्रीडिंग इन जनरल जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करवाए गए वो कन्वेंशनल थे, मतलब जनरल थे। आप एक स्ट्रॉन्ग बुल सेलेक्ट करते थे, एक स्ट्रॉन्ग और हाई यील्डिंग काउ सेलेक्ट करते थे और उनकी ब्रीडिंग करवा देते थे। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आप अब खुद से पूरी तरह से सिलेक्शन करेंगे। आप सीमेन का सिलेक्शन भी खुद कर सकते हैं, आप एग का सिलेक्शन भी खुद कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि किस तरह से होगा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। These are carried out by using artificial insemination. And now you know artificial insemination क्या होता है। मेल से सीमेन लेके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब सीमेन जो है उसको आप इमिडिएटली भी यूज़ कर सकते हैं या उसको स्टोर भी किया जा सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ को -190 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना, ठीक है। तो वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। चाहे आप फ्रोजन सीमेन यूज़ करें या फिर आप जो एकदम फ्रेश सीमेन लिया है वो यूज़ करें, लेकिन आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। तो देखिए, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल that is chosen as a parent and
injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder. यहाँ पे क्या हुआ कि एक है मेल, ठीक है, और एक है फीमेल, ठीक। अब मेल एनिमल से, मेल काउ से जो है वो सीमेन कलेक्ट किया जाएगा, जो डोनर है मतलब, है ना, और रिसीवर क्या होगा, फीमेल, और फीमेल के रिसीवर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस सीमेन को डाल दिया जाएगा। देखिए, द सीमेन में बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट अ लेटर डेट। तो सीमेन को आप चाहो तो इमीडिएटली यूज कर लो, या फिर उसको फ्रोजन कर लिया जाएगा और बाद में किसी दिन सीमेन को यूज किया जा सकता है। हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी यो ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है, इंसेमिनेट किया जा रहा है सीमेन को। ओके, तो देखिए, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि अगर हम चाहें तो सीमेन को इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, ठीक, या फिर फ्रोज करके उसको फ्रीज करके उसको रख सकते हैं और फ्रोजन फॉर्म में ही उसको उस जगह ले जाया जा सकता है जहाँ पे फीमेल को रखा गया है, ठीक। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड, और इस तरह से मतलब जो हम चाहते हैं, जिस काऊ को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस बुल का सीमेन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनको हम लेके ब्रीडिंग करवा सकते हैं, एक डिजायरेबल मेटिंग करवा सकते हैं। करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप समझ गए हैं ना, पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा, दोबारा से आपको बता रही हूँ कि सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा मेल से और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब खुद से हम इंजेक्ट करेंगे, नेचुरली कोई इंटरकोर्स, कोई कॉपुलेशन नहीं होगी। ओके, तो कहा गया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नॉर्मल मेटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल मीटिंग के दौरान हो सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन करती है कि क्या आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट सम ऑफ दम। तो देखिए, अगर आपको याद है तो आपने एक इनफर्टिलिटी पढ़ा था, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सकता है। अब हो सकता है कि फीमेल की जो मेल है वो सही तरीके से इजैकुलेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर मेल के सीमेन में सही तरह से स्पर्म नहीं है, ठीक। तो इन सब कंडीशंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन में एंड हेंस कंसेप्शन में हेल्प करता है। क्लियर? चलिए देखिए, ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल is fairly low even though artificial insemination is carried out. To improve chances of successful production of hybrids, other means are also used. Okay? तो बहुत बार क्या होता है कि हमने जो क्रॉसिंग करवाई, हमने अपना डिजायरेबल मेटिंग करवाया, मैच्योर मेल और फीमेल का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवाया, चाहे मतलब जैसे भी करवाया, ठीक। तो बहुत बार क्या होता है कि जो सक्सेस रेट होता है कि 100% फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और आगे की प्रोजेनी आएगी, इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, चाहे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करवा रहे हैं तब भी। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि अगर इवन हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं लेकिन अगर मेल का यूट्रस जो है वो
नहीं है कंसीव करने के लिए सुटेबल, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कंसीव नहीं हो पाएगा और हर बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सक्सेसफुल प्रोडक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए और भी रास्ते अपनाए गए हैं। तो मतलब जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है वो ना सिर्फ हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवा सकते हैं, बल्कि और भी तरीके होते हैं। अगर आपको इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग याद रहा हो और ये कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उसी के साथ आएगा। मैं लास्ट लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसको उस टाइम पे इंक्लूड नहीं किया था। एनसीईआरटी को आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि आप हर लाइन को अच्छे से समझते हुए चलें। ओके तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि वो कौन सा ब्रीडिंग टेक्निक है, कौन सा और मेथड है जिससे कि हाइब्रिड्स की प्रोडक्शन के चांसेस जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? जब आप दो डिफरेंट ब्रीड्स को लेके मेटिंग करवाते हैं तो उनकी मेटिंग के बाद जो भी प्रोजेनी आगे आती है तो वो हाइब्रिड होती है। क्यों? क्योंकि उस हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स के, फादर के और मदर के, दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं और फिर वो प्रोजेनी हाइब्रिड कहलाएगी। समझ गए ना? चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है मोइट, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्निक्स जो हैं हमारे घर गांव में ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं। ज़्यादातर जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे होते हैं, डेयरिंग कर रहे होते हैं, वो लोग ज़्यादातर इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें, गांव में लोग चाहें तो वो भी इन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन गांव में लोग इतना टेंशन नहीं लेते हैं कि उनका होता है कि जितना चल रहा है दैट इज सफिशिएंट। ओके तो चलिए व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसको हम मोइट कह रहे हैं, ठीक है। तो मोइट के केस में आपने हर्ड इम्प्रूवमेंट करना है। हर्ड इम्प्रूवमेंट मतलब अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स बनाने हैं जो कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी के हों, लेकिन आप उन एनिमल्स को कैसे बनाएंगे, उस हर्ड को कैसे बनाएंगे? तो से फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रॉन्ग बुल से स्पर्म कलेक्ट किए, ठीक है, और एक काऊ है जिसका हाई यील्डिंग वैरायटी है। हाई यील्डिंग वैरायटी इन काऊ से हम क्या समझते हैं कि वो बहुत अच्छा खासा दूध देती है, ठीक है, और बुल भी स्ट्रॉन्ग है, तो आगे जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो लेबर का वर्क भी सही करेगी, उसमें दूध भी सही आएगा और उसमें बीफ भी होगा। एंड यू नो नाउ कि बीफ जो है वो क्या होता है, ठीक है। कैटल का जो, गाय का जो मांस रहता है उसको हम बीफ कहते हैं। ओके तो आपने स्पर्म कलेक्ट कर लिए, किससे? स्ट्रॉन्ग बुल से, मतलब अच्छी क्वालिटी के बुल से, और वहीं अच्छी क्वालिटी की काऊ से आपने क्या करना है, वहाँ पे एग कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन स्पर्म को क्या करेंगे, उस फीमेल में इंसेमिनेट कर देंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे। ओके जब वो इंसेमिनेशन हो गया, ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन मैम इसमें कौन सी नई बात हो गई? नई बात यह है कि इस काऊ को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का ट्रीटमेंट दिया गया होगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया गया होगा तो काऊ में फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और ओव्यूलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। नॉर्मल काऊ में जहाँ एक एग होगा तो हाइपर ओव्यूलेटेड काऊ में, सुपर ओव्यूलेशन जिस काऊ में हुई होगी उसमें 6 से 8 एग भी बन सकते हैं। इसका मतलब है उस काऊ में 6 से 8 जाइगोट बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कई बार सिर्फ 2 से 3 जाइगोट भी बने होते हैं जिनको फर्दर स्प्लिट कर दिया जाता है छोटे छोटे एम्ब्रियोज में, ठीक है। लेकिन मोस्टली 6 से 8 एग फीमेल के अंदर बनेंगे, 6 से 8 जाइगोट बनेंगे
अब क्या बोलो, क्या मैम वो गाय 6 से 8 बछड़ों को जन्म देगी? अरे भाई, किसी गाय को तुमने देखा है 6 से 8 बछड़ों को जन्म देते हुए? मैम इंसान तो दे सकता है यार, हाँ इंसान दे सकता है, ठीक है। तो इंसान के बच्चे का साइज भी उतना ही होता है, तुम गाय के बछड़े का साइज भी देखो, 8 बछड़े उसके कहाँ से आएंगे अंदर, ठीक। तो मैम एग का क्या करना है, जाइगोट का क्या करना है? जो सुपर ओव्यूलेशन करवा के 6 से 8 एग बना दिए उसके अंदर, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उनको फर्टिलाइज कर दिया, 6 से 8 उसकी बॉडी के अंदर जाइगोट बन गए हैं, तो अब क्या करना है? अब उन एग को आप निकाल लेंगे, ठीक है, उन एग को निकाल लिया जाएगा और दूसरी गाय में, चाहे वो गाय हाई यील्डिंग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जाइगोट तो अच्छी क्वालिटी का बन चुका है ना। दूसरी गाय में दो, जो भी 6 से 8 गायें होंगी, उनमें एक एक करके वो एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, समझ गए ना। तो वो गाय क्या होगी, सरोगेट मदर होगी। तो जो 6 से 8 एम्ब्रियोज हमारे पास बने हैं, उनको 6 से 8 गाय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक ही गाय में सुपर ओवुलेशन करवा के हमने 6 से 8 गाय को प्रेग्नेंट कर दिया, सरोगेट मदर बना दिया उनको। अब 6 से 8 आगे प्रोजेनी आएगी और वो प्रोजेनी सुपीरियर प्रोजेनी होगी। आपके पास एक हर्ड आ गया जो कि अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? चलिए अब हम जानते हैं कि, और मैम जो ये गाय है, क्या इसको हम प्रेग्नेंट नहीं रखेंगे जिससे हमने सुपर ओवुलेशन करवाया था? ऐसा कर सकते हैं ना भाई कि उसको हम नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार कर सकते हैं, है ना। उसमें हम नहीं एग को रखेंगे, उसमें हम दोबारा से सुपर ओवुलेशन करवा देंगे, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली मोइट में क्या क्या हुआ। ओके, तो मल्टीपल ओवुलेशन हमने अपना लास्ट पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कई बार हो सकता है कि जो चांसेस होते हैं प्रोडक्शन के वो ज़्यादा नहीं होते, सक्सेसफुल प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम प्रोजेनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उनमें से एक आता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इट इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड होता है बच्चे झुंड, ठीक है। तो हर्ड या एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्ड लाने के लिए, अच्छी क्वालिटी की लाने के लिए ये एक टेक्निक है। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन्स विद follicle stimulating hormone like activity to induce follicle maturation and super ovulation. Instead of one egg, which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs. तो इस मेथड में एक काउ को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे हार्मोन जो हैं उसकी बॉडी में डाले जाते हैं, जिससे उसके फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और बहुत सारे फॉलिकल्स जब मैच्योर होंगे तो बहुत सारे ओवम उनके अंदर बने होंगे, तो ओवुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक एग की जगह 6 से 8 एग्स बनेंगे। एक नॉर्मल साइकिल के दौरान जो एक काऊ में बनता होगा एक एग, अब कितने बनेंगे? 6 से 8 एग बनेंगे। अब ये क्या होगी? सुपर ओवुलेशन। द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, है ना। तो इलाइट बुल क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बुल के साथ या तो उस काऊ को मेट करवाया जाएगा, नेचुरली मेट करवाया जाएगा, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया जाएगा। अब तो फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट में क्या होने लगती है? अब क्लीवेज, और वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइज्ड एग जो एग्जैक्टली 8 to 32 सेल स्टेज पे क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर्स। तो 8 से 32 स्टेज पे आपको पता है 8 सेल स्टेज पे हम लाते हैं तो हम करते हैं जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और 8 से ज़्यादा अगर स्टेज पे एम्ब्रियो को निकाला जाता है और किसी सरोगेट मदर पे डाला जाता है तो क्या करवाया जाता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो 8 से 32 सेल स्टेज पे उन
एम्ब्रियोज को उस मदर से निकाला जाता है, लेकिन नॉन सर्जिकली, सर्जरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फीमेल में जो काउ होती है, आप जानते हैं कि स्पेस एनफ होता है कि आप कुछ इंस्ट्रूमेंट से किसी तरह अपरेटस यूज करके नॉन सर्जिकली एग्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो नॉन सर्जिकली एम्ब्रियोस को रिमूव किया जाएगा, सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। अब जो जेनेटिक मदर थी जिसमें हमने सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी, लेकिन उसके अंदर हमने क्या नहीं किया, बच्चे को आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए नहीं छोड़ा, तो वो मदर पूरी तरह मदर नहीं हुई, वो सिर्फ जेनेटिक मदर हुई, है ना। This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes and mares etc. ठीक, तो जितना भी हमारे पास कैटल्स है ना, मतलब गाय हैं, शीप है, भेड़ है, मतलब खरगोश हैं, भैंसें हैं, ठीक है, मेयर क्या होता है, फीमेल हॉर्स, ओके, इन सब के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। High milk yielding breeds of females and high quality meat yielding bulls have been successfully bred successfully to increase herd size in a short time. बहुत कम टाइम में हमको एक अच्छा हर्ड साइज चाहिए, एक इम्प्रूव्ड हर्ड साइज चाहिए जिसमें अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स हों, तो उसमें हम क्या करेंगे, फीमेल कैसी होनी चाहिए, हाई मिल्क यील्डिंग होनी चाहिए, और मेल कैसा होना चाहिए जिसकी मीट जो है उसमें ज़्यादा हो। अब जब हम अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का मीट कहते हैं, तो एग्जैक्टली वो कैसा होता है, लीन मीट जिसमें फैट कम हो, ओके, ऐसा मीट लीन मीट हुआ जिसमें लिपिड कम होंगे, फैट्स कम होंगे, वही हाई क्वालिटी का मीट होगा। तो आप ऐसे ही बुल्स को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही काउस को सेलेक्ट करेंगे, आप ब्रीडिंग करवाएंगे और डिजायर्ड प्रोजेनी पाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ हो किस तरीके से आप कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।